चलिए, इस बीच हमारे साथ अविनाश सर भी आगे हैं। अविनाश सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू सर। हाँ, गुड मॉर्निंग संदीप। तो पहले अगर मैं अपने प्राइम मेंबर्स के सवाल लूं तो एथर इंडस्ट्रीज़ को लेकर और अमर राजा बैटरी को लेकर अभिषेक अभिषेक सिंगला जी कह रहे हैं कि मुझे आप एंट्री रेंज सजेस्ट कर दीजिए अगर मेरा लॉन्ग टर्म का व्यू है। अविनाश सर, दो स्टॉक्स लॉन्ग टर्म का व्यू आप बेटर इसको एड्रेस कर पाएंगे। एथर इंडस्ट्रीज़ में तो हमने बहुत अच्छे मूव्स बनते हुए देख भी लिए सर, नंबर्स भी बहुत शानदार थे। और अब क्या लॉन्ग टर्म के लिए एंट्री बन सकती है या थोड़ा कूल ऑफ होने दें? नहीं संदीप, मुझे लगता है कि आपका नजरिया अगर 12-15 महीने है तो इसमें आप एक छोटा एसआईपी शुरू कर सकते हैं। टुकड़ों टुकड़ों में खरीद लीजिए, क्योंकि मुझे लगता है कि आने वाले 2-3 क्वार्टर्स, आने वाला जो साल है वो काफी अच्छा रहेगा। हम्म। इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट में हमने देखा है कि सेल्स काफी सिग्निफिकेंटली बढ़े हैं। और होपफुली मुझे लगता है एथर मार्केट लीडर है तो उसको डेफिनेटली इसका फायदा मिलना चाहिए। तो जिनका नजरिया कम से कम 12-15 महीने है, थोड़ा थोड़ा करके निवेश करिए। मार्केट जब भी कूल ऑफ होता है तभी गिरावट पे खरीदने का तो मौका है ही, लेकिन एक एसआईपी भी आप कर सकते हो। रही बात अमरा राजा की, तो देखिए ये भी एक अच्छा विकल्प है, क्योंकि ओवरऑल अभी ये भी लिथियम बैटरीज बनाने वाले हैं। ओवरऑल ऑटो स्पेस में ये ओईएम्स को और रिप्लेसमेंट मार्केट में काफी बड़े हैं, प्लस हम्म। टेलीकॉम सेक्टर को ये बैटरी सप्लाई करते हैं। तो हम्म। कहीं ना कहीं देखिए बैलेंस शीट बहुत अच्छी है, ऑलमोस्ट डेट फ्री बिजनेस है। और आने वाले साल में मुझे लगता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरीज का भी कंट्रीब्यूशन आएगा। तो ये भी मेरे ख्याल से लंबी अवधि के लिए अच्छा है, बट वही मैं कहूंगा कि थोड़ा सा डिक्लाइन पे खरीदे ताकि आपका रिटर्न थोड़ा सा अच्छा हो। ठीक है महेश सर, एथर इंडस्ट्रीज़ के नंबर्स आए हैं तो इसमें एक बड़ा इन्वेस्टमेंट हीरो मोटोकॉर्प का भी है। उनको भी इसका फ़ायदा मिलता है। और उसके साथ साथ आप देखेंगे तो हीरो मोटोकॉर्प के कल नंबर्स भी आए हैं, जो अर्निंग्स आई हैं वो अच्छी हैं। 29% इनका मुनाफा बढ़कर आया, रेवेन्यू में 36% का ग्रोथ है, अबिडा 25% बढ़ा है, मार्जिन में जरूर थोड़ा सा श्रिंक है, 13.3% के आसपास हीरो मोटोकॉर्प के नंबर्स में मार्जिन आए हैं। लेकिन ओवरऑल देखा जाए एथर का भी सपोर्ट है, नंबर्स भी अच्छे आए हैं और इनके आप ऑटो सेल्स के नंबर्स भी देखेंगे, उसी का रिफ्लेक्शन आपको तिमाही नतीजों में दिख भी रहा है। हीरो मोटोकॉर्प में सर अभी क्या करना चाहिए नंबर्स के बाद? नहीं, ये मुझे लगता है नंबर्स के बाद देखिए। महेश सर, आपके लिए। मुझे लगता है कहीं ना कहीं हीरो मोटो को हमारा 5200 5100 से बाइंग की एक सलाह थी। अभी वो शॉर्ट टर्म का एक मूव जो है वो कैप्चर हो चुका है। बट अगर आप लॉन्गर टर्म में देखते तो एथर एनर्जी, एथर इंडस्ट्री, हीरो मोटोकॉप, ये तीनों ही काउंटर पे बाइंग की सलाह है। कोई भी डिक्लाइन मिलता है, सिग्निफिकेंट अगर डिक्लाइन मिलता है तो वापस से बाइंग अपॉर्चुनिटी देखिए। एथर एनर्जी का सेगमेंट काफी बढ़िया करा है, हीरो मोटोकॉप वैसे ही वैल्यू बाई है। कोई भी डिप मिलता है बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए। तो ये सारे ही काउंटर मेरे हिसाब से अट्रैक्टिव जोन में है और बिजनेस काफी बढ़िया कर रहे हैं और कैश फ्लो वगैरह भी ठीक ठाक है। तो मेरे हिसाब से कोई भी सिग्निफिकेंट डिक्लाइन जब भी मिलता है तो इनको एकुमुलेशन करना चाहिए ओवर ए लॉन्गर टर्म पीरियड। मुझे लगता है कहीं ना कहीं पे अच्छा रिटर्न बना दे के देखेंगे। एनर्जी हमारी स्पेसिफिक लोअर लेवल में 900 के रेंज में एक स्पेसिफिक बाइंग 800, 850, 900 के रेंज में रही है, वो काफी बढ़िया कर रहे हैं। अभी भी वहां पे ध्यान थोड़ा तेज है। हाँ, यहाँ से एक अपसाइड जो मूव है वो शायद हो सकता है कि कंपेरेटिवली पहले के मुकाबले अब थोड़ा कम मिलेगा, बट फिर भी थोड़ी अपसाइड और बाकी है। कोई भी डाउन साइड में खरीदारी कर रहा है। ठीक है, ओके, परफेक्ट है। ये बात होगी इसको लेकर। इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो एक सवाल जो हमें मिला है वो अथर्व बनर्जी जी का आया है। अथर्व बनर्जी कह रहे हैं कि मेरे पास सोलर इंडस्ट्रीज हैं 18,620 के प्राइस पर, प्लस मेरे पास आधार हाउसिंग है 528 पर, एल टी टी एस 3760 का लिया हुआ है। अब इनमें ट्रेंड क्या है और टारगेट्स क्या हैं, कहाँ पे एवरेज करना है, शॉर्ट टू मीडियम टर्म के हिसाब से इन स्टॉक्स में राय चाहिए। तो अविनाश सर, सोलर इंडस्ट्रीज, आधार हाउसिंग और एल टी टी एस, शॉर्ट टू मीडियम टर्म का अगर व्यू है, मैंने प्राइजेस आपको बताए हैं, इनको क्या रिकमेंडेशन करेंगे आप? नहीं, मुझे लगता है कि देखिए एलटीटीएस और आधार हाउसिंग, मुझे लगता है कि नजरिया आपका कम से कम एकदम शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म की बात करें तो मिनिमम 3 to 6 मंथ का व्यू ले लीजिए। आधार हाउसिंग को जरूर बेनिफिट होगा, क्योंकि देखिए इंटरेस्ट रेट्स आरबीआई ने न्यूट्रल रखे हैं, प्लस हाउसिंग फाइनेंस बिजनेस ओवरऑल अच्छे सिचुएशन में है। एलटीटीएस की बात करें तो मुझे लगता है कि देखिए नंबर्स तो ठीक ठाक थे, लेकिन सितंबर के बाद मुझे लगता है कि आईटी सेक्टर में वापस एक अच्छा पॉजिटिव रुझान आपको दिख सकता है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आईटी में मूव आएगा, बट थोड़ा धीरे आएगा। और पहला शेयर कौन सा था संदीप जो आपने बताया था? मेरा नाम सोलर इंडस्ट्रीज सर। देखिए सोलर इंडस्ट्रीज एक ऐसी कंपनी है जो एक्सप्लोसिव्स और डिफेंस में काम करती है। बहुत ही वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनी है, नागपुर बेस्ड है। बहुत अच्छी ऑर्डर बुक है। जिस प्रकार का एक्सपांशन कोल इंडिया कर रहा है, प्लस जिस प्रकार का डिफेंस का इनका प्रोडक्ट बुक है, मुझे लगता है कि देखिए ये शेयर आपको कम से कम 1.5-2 साल के नजरिए से होल्ड करना चाहिए।
प्राइस काफी ऊपर का है, तो डेफिनेटली परसेंटेज गेन्स आपको तभी मिलेंगे जब आप कम से कम 1.5-2 साल यहाँ पे निवेशित रहिए। लेकिन हम्म। काफी वेल मैनेज्ड कंपनी है, और मुझे लगता है कि ये कोई शॉर्ट टर्म पिक की बात हम नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें जो भी ट्रिगर है वो तो रिजल्ट का है। रिजल्ट के बाद वापस ये शेयर एक छोटे रेंज में घूमेगा, तो लंबी अवधि होगी तो ही यहाँ पे होल्ड करिए, और अच्छा पैसा तब बनेगा। ओके, ठीक है। महेश सर ये कह रहे हैं कि मुझे फ्रेश बाय के हिसाब से एक तो पूना वाला फिनकॉप और टाटा मोटर्स पे राय दीजिए, क्या इन दोनों स्टॉक्स को कंसिडर किया जा सकता है इन लेवल्स पर फ्रेश खरीदना है तो? पूना वाला फिनकोप को फिर भी मेरे हिसाब से कंसीडर किया जा सकता है। 460 की रेंज अगर मिलती है तो ठीक ठाक रेंज बन जाती है, और अपसाइड भी जो पोटेंशियल है वो एक 540 550 अपसाइड का ये रेंज आप देखने को मिल सकता है। टाटा मोटर में फिलहाल एक रेंज बाउंड मूव है, तो मेरे हिसाब से ज्यादा बड़ी अपसाइड वहां पे दिखती नहीं है। फिर भी एकुमुलेशन करना है तो फिर वहां पे किया जा सकता है। और टाटा मोटर्स? और टाटा मोटर ही बोल रहा हूँ कि वो एकुमुलेशन करना है तो कर सकते, कोई भी डिप आता है तो, लेकिन सिग्निफिकेंट अपसाइड जो है फिलहाल वहां पे दिखाई नहीं दे रहे। बट यस, ये है कि 485 490 ये रेंज अपने को टाटा मोटर में भी देखने को मिल सकती है। थोड़ा डिप आता है तो फिर वहां पे एक अपसाइड का मूव, जो गैप है वो बढ़ जाएगा तो ज्यादा अट्रैक्टिव बनेगा। फिलहाल थोड़ा और डिप आए तो मेरे हिसाब से करना चाहिए। मोहम्मद रफ़ीक जी कह रहे हैं कि एक तो व्हील्स इंडिया है मेरे पास अविनाश जी 1612 रुपये के रेट पर, दूसरा इनके पास सर अदानी ग्रीन है 1530 रुपये का लिया हुआ है, और इनके पास तेजस नेटवर्क्स भी है 538 रुपये के प्राइस पर। एवरेज किस रेट पर करें सर? इनका सवाल ये नहीं कि मैं होल्ड करूं या नहीं करूं, इनको एवरेज करना है और ऐड करने हैं व्हील्स इंडिया, अदानी ग्रीन और तेजस नेटवर्क्स। नहीं, मेरे ख्याल से ऐड करना है तो स्टैगर्ड वे में करिए, तेजस नेटवर्क को और अडानी ग्रीन को। देखिए दोनों कंपनीज में रनवे बड़ा है, अगर अगले 1.5-2 साल का इनका टाइम फ्रेम है तो डेफिनेटली रिस्क रिवॉर्ड बन सकता है। बट मैं यही कहूंगा कि एक प्राइस पे मत अटकिए। आई थिंक स्टैगर्ड वे में पहले 20-25%, उसके बाद और 15-20%, तो वैसे पैसे डिप्लॉय करिए, तभी आपका रिस्क रिवॉर्ड मेरे ख्याल से अडानी ग्रीन और तेजस नेटवर्क में बनेगा, क्योंकि फंडामेंटली दोनों कंपनीज अच्छी है। मेरे ख्याल से तेजस नेटवर्क का क्वार्टरली नंबर पिछला क्वार्टर खराब था, बट अगर 5G रोल आउट की बात करें तो ये सबसे बड़ा मशीनरी वेंडर है, तो इसको डेफिनेटली इस सेगमेंट का ग्रोथ का बेनिफिट जरूर मिलेगा। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं कि इनमें से अदानी ग्रीन और तेजस नेटवर्क्स में आप चाहें तो एवरेज कर सकते हैं, व्हील्स इंडिया नहीं, राइट? नहीं, व्हील्स इंडिया में मुझे लगता है कि थोड़ा टाइम वेट करिए, बट डेफिनेटली व्हील्स इंडिया में भी आउटलुक पॉजिटिव है, क्योंकि देखिए जिस प्रकार से ऑटो सेगमेंट ग्रो कर रहा है, व्हील्स इंडिया का डिमांड तो ऑटो सेक्टर से ही आता है, और जी। सारे ओईएम से वो कनेक्टेड है। तो ये भी मैं कहूंगा कि थोड़ा रुकिए, थोड़ा प्राइस को और करेक्ट होने दीजिए, तभी शायद मौके मिलेंगे। महेश सर, आकांक्ष महाजन जी का सवाल है, कह रहे हैं कि मेरे पास मुथूट माइक्रोफिन है, आई थिंक कल इनके भी नंबर्स आए हैं, इनके पास आईपीओ पे के प्राइस से रखा हुआ है 291 के प्राइस पर मुथूट माइक्रोफिन माइक्रो फाइनेंस दिखाइएगा। कह रहे हैं कि शुड आई एवरेज एट करंट मार्केट प्राइस? और दूसरा इनके पास एशियन पेंट्स है 2760 रुपये के प्राइस पर, इस पर आपका व्यू इनको चाहिए, और पाइन लैब्स पे भी आपकी राय दीजिएगा 151 के रेट पर है, इस पे क्या व्यू है? और अगर सर पाइन लैब्स को आप कंसिडर करते हैं कि पाइन लैब्स उसी बिजनेस में है जिसमें पेटीएम भी है, मोबीक्विक भी है, तो वो जो एमडीआर वाला इशू चल रहा है जिस पर कल एक वित्त मंत्री जी का बयान भी आया है, मैं चाहूंगा कि अगर आप उसको भी टच कर सकें। देखिए पाइनले भी में सिग्निफिकेंट अपसाइड जो है वो आ सकती है, इसके कारण से वो जो बाकी सारे इश्यूज भी है तो भी वहां पे एक अपसाइड रेंज बनती है। तो मेरे को सबसे पाइन लैब जो है यहाँ से अगर आप समझो 220 225 की रेंज अगर आप देखने को मिलती है तो एक सिग्निफिकेंट अपसाइड है। तो उसके हिसाब से पाइन लैब को कंसीडर किया जा सकता है लॉन्गर टर्म व्यू के हिसाब से। बट अगर आप देखेंगे मुथूट माइक्रोफिन है, वैल्यूएशन ठीक ठाक है, बट वहाँ पे एक वॉल्यूम जो है एकदम ही कम रहता है, तो कोई भी सिग्निफिकेंट डिप अगर मिलता है 180 190 तो वहाँ पे एक बेटर एवरेजिंग के हिसाब से वो जोन बेटर ज्यादा बेटर हो जाएगा। बट यहाँ पे नहीं करना चाहिए, थोड़ा अगर नीचे मिलता है फिर भी चालू भी करना है तो 218-20 की रेंज अवे, तो वहां से फिर एवरेजिंग किया जा सकता है। एशियन पेंट की बात करेंगे तो एशियन पेंट लोअर लेवल से काफी रिकवर हो चुका है, अब नंबर भी ठीक ठाक आ रहे हैं पहले के मुकाबले। तो यहाँ पे बड़ा अपसाइड तो मेरे को नहीं दिखाई दे रहा है, बट यही है कि आपको 3000 तक के लेवल जो है धीरे धीरे करके तो वो देखने को मिल सकते हैं। कोई भी डिप मिलता है तो फिर वहां पे खरीदारी का मौका देखिए 2600 2620 ये जो जब कभी भी आता है
अब मार्केट कभी भी ऊपर नीचे करता है तो ये जोन देखने को मिलता है, तो फिर वहां पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देखी जा सकती है। एक साथ इमीडिएट मेरे को 3,000 नहीं दिख रहे, लेकिन धीरे धीरे करके 3,000 तक की रेंज अपने को देखने को मिल सकती है। अ, अविनाश जी, मुझे ज़रा ये जो सारे फिनटेक स्टॉक्स हैं इन पे राय दीजिए। पाइन लैब्स की जैसे हमने बातचीत करी, एमडीआर को लेकर ये जो इशू चल रहा है, कल जिस पर एक वित्त मंत्री जी का बयान भी आया है, उन्होंने एक क्लैरिफिकेशन दिया है सर कि ये जो एमडीआर वाला इशू है ये ग्राहकों के ऊपर लागू नहीं होगा, और ये अगर लागू होगा या फिर किसी के ऊपर अगर इम्पैक्ट डालता हुआ नज़र आएगा तो ये फिनटेक वाली खबर दिखाई है जो पेटीएम और मोबीक्विक के ऊपर जो इम्पैक्ट है। वित्त मंत्री जी ने कहा है कि एमडीआर सिर्फ मर्चेंट्स पर लागू होगा, यूपीआई यूजर्स या फिर ग्राहकों पर नहीं। बैंकों और फिनटेक कंपनियों को इससे अपना जो निवेश है उसे बढ़ाने में मदद मिलेगी। अगर वो इंफ्रास्ट्रक्चर में या फिर इनोवेशन और सिक्योरिटी में ज़्यादा निवेश करना चाहते हैं तो उससे इनको मदद मिलती हुई नजर आएगी। सर, इस खबर का आप पेटीएम, मोबीक्विक या फिर अगर पाइन लैब्स पे भी असर है तो थोड़ा अगर आप समझा पाएँ ये क्या मुद्दा है और क्या असर होगा इसका। नहीं संदीप, जैसे आपने कहा कि एमडीआर कस्टमर्स के ऊपर नहीं लगेगा, यूपीआई अभी भी फ्री है हम्म। कस्टमर्स के लिए और वैसे ही रहेगा। बट देखिए, ये जो अभी कल पार्लियामेंट में जो बिल पास किया है, अभी बहुत जल्दी जो सारे फिनटेक कंपनीज है, जैसे फोन पे हो गया, यू नो यू नो मेरे ख्याल से पेटीएम हो गया, मैं समझता हूँ कि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स और सरकारी बैंक्स भी जो अपने डिजिटल ऑपरेशंस करते हैं, इनके लिए डेफिनेटली अच्छी बात रहेगी। स्पेसिफिकली सरकारी बैंक्स की बात करें तो इनका जो नेटवर्क है प्लस जो डिजिटल प्रेजेंस है वो काफी सिग्निफिकेंटली बढ़ा है। तो मैं कहूंगा कि देखिए, ऑफकोर्स पेटीएम और पीबी फिनटेक डेफिनेटली इनके लिए अच्छी बात है कि एमडीआर से थोड़ा बहुत रेवेन्यू तो मिलेगा। बट हम्म। सरकारी बैंक्स पे फोकस करिए, स्पेसिफिकली कैनरा बैंक जो अपने डिजिटल ऑपरेशंस के लिए काफी जाना जाता है, यहाँ पे ओके। भी हो सकता है कि डेफिनेटली इसको बेनिफिट हो। अच्छा, ठीक है, परफेक्ट है। मैं सर अगला सवाल ले रहा हूँ। ये सवाल हमें भेजा है अथर्व जी ने ही। अथर्व जी का एक और भी सवाल है सर। इनके पास कोचिन शिपयार्ड है, 1712 रुपये के रेट पर इन्होंने लिए हैं। जीएमडीसी ये 680 रुपये के लेकर रखे हुए हैं। सोलर इंडस्ट्री जिसकी बात हमने अभी करी, 18,600 के आसपास इनके पास ये भी है। कह रहे हैं कि इनमें एवरेज कहाँ करना चाहिए अगर शॉर्ट टू मीडियम टर्म का व्यू है अगर, और कुछ फ्रेश इन्वेस्टमेंट के लिए भी कुछ स्टॉक्स इन्होंने पूछे हैं। तो पहले जरा कोचिन शिपयार्ड, जीएमडीसी, इनकी बात कर लीजिए। कल सर हमने देखा था कि कुछ डिफेंस स्टॉक्स में काफ़ी अच्छा मूव था, चाहे बीडीएल देखिए चाहे एचएल देखिए, क्या अट्रैक्टिव हो गए हैं डिफेंस स्टॉक्स इन लेवल्स पर जो करेक्शन हाल फिलहाल हुए हैं उसके बाद। और आपके पिक्स क्या हैं सर, सबसे बढ़िया अगर कोई डिफेंस स्टॉक किसी को चुनना है, अगर आपकी रिकमेंडेशन है तो वो कौन सा होगा? एक, दो या तीन नाम। देखिए, कोचिन शिपयार्ड का वैल्यूएशन ठीक ठाक लगता है। मेरे हिसाब से इन सारे ही काउंटर में कोचिन शिपयार्ड एक अच्छा बेट है। यहाँ से एक अपसाइड की उम्मीद भी करेंगे तो लोअर का डाउन साइड भी एक सेफर का भी बात करेंगे तो कोचिन शिपयार्ड अट्रैक्टिव ये लेवल से भी खरीदारी कर सकते हैं। 1800 1850 की रेंज जो अपने को देखने को मिल सकती है, किसी ने लिया हुआ है अपर साइड में एवरेज करना है तो डिप मिलता है तो कर सकते हैं। अभी ओएफएस भी नीचे में मिला था, तब भी एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी थी। तो कोचिन शिपयार्ड ठीक है। जीएमडीसी का इनकी बाइंग काफी हाई रेंज की है मेरे हिसाब से। उसके अंदर वो काउंटर वैसा है ना कि अपर साइड में एग्जिट करने का ही ट्राई करना चाहिए, क्योंकि अगर लोअर लेवल भी आप देखेंगे, जितना मेरे को याद है मैंने 260 270 ये रेंज में काफी लोगों को बाइंग भी करवाया था। उसके बाद में सिग्निफिकेंट काफी अपसाइड हो चुका है और उतने डेवलपमेंट नहीं देखने को मिले हैं जितनी की उम्मीद थी। तो उसके कारण से उसके अंदर थोड़ी अपने को प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। यहाँ से भी थोड़ा बहुत डाउन साइड अपने को देखने को मिल सकता है एवरेजिंग के हिसाब से। थोड़ा और वेट करिए, अगर सिग्निफिकेंट डाउन साइड मिलता है तो फिर वहां पे एवरेजिंग करने के लिए आप सोच सकते हैं। और बाकी डिफेंस सेक्टर की बात करेंगे तो वहां पे एचएल थोड़ा ज्यादा अट्रैक्टिव है और फंडामेंटली भी थोड़ा ठीक ठाक काउंटर है जहाँ पे एक वैल्यूएशन रिजनेबल भी है। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़ी अपसाइड यहाँ पे आराम से देखने को मिल सकती है। हो सकता है 6,000 5,800 ये रेंज अपने को मिड टर्म में भी देखने को मिल जाती है। एचएल एक ऐसा काउंटर है जहाँ पे कोई भी डिप आता है तो वहाँ पे खरीदारी की सलाह बनेगी। सेकंड में भी बेल है, और बेल भी एक बेल शायद कंपेरेटिवली काफी काउंटर एक अच्छी अपसाइड अपने को देखने को मिल सकती है। नंबर म्यूटेड आए हैं, इतने अट्रैक्टिव नहीं है, लेकिन ऑर्डर बुक जो है भी बढ़िया है और गाइडलाइन जो है बेल ने इंटैक्ट रखी है। तो मेरे हिसाब से बेल को भी कंसीडर किया जा सकता है। 480 485 एक साल के नजरिए से ये रेंज अपने को स्लोली देखने को मिल सकती है।
अविनाश सर, आपकी राय डिफेंस स्टॉक्स को लेकर? एक बड़ा डिबेट चल रहा है पीएसयू और प्राइवेट डिफेंस स्टॉक्स को लेकर। पीएसयू स्टॉक्स पहले चले और बाद में वो अंडर परफॉर्म करते हुए नजर आए, और बाद में जब प्राइवेट स्टॉक्स चले, चाहे आप उसमें डेटा पैटर्न्स देखिए, चाहे एमटा टेक देखिए, चाहे आप पारस डिफेंस देखिए, अपोलो माइक्रो सिस्टम्स देखिए, ज़बरदस्त रैली इन स्टॉक्स में देखने को मिली है। अब अगर सर, पहली बात तो ये बताइए कि डिफेंस स्टॉक्स में पैसा लगाने का मौका है? अगर हाँ, पीएसयू या फिर प्राइवेट, और आपके पसंदीदा शेयर? नहीं, मेरे ख्याल से देखिए, सरकारी में हमको एचएएल पसंद है, क्योंकि अभी हाल ही में रिपोर्ट्स आए हैं कि तेजस एयरक्राफ्ट का भी जो डिलीवरी शेड्यूल है वो बहुत नजदीक है। तो डेफिनेटली एचएएल को काफी बड़ा ऑर्डर मिला है एयरफोर्स से, तो इसका बेनिफिट इनको जरूर मिलेगा। और मैं कहूंगा कि जो पिटे हुए स्टॉक्स है डिफेंस में, जैसे कोचिन शिपयार्ड है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स है, यहाँ पे मौके आपको ढूंढने चाहिए। क्योंकि देखिए, नॉर्मली क्या होता है कि डिफेंस कंपनीज में क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ देखने का मतलब नहीं होता है, क्योंकि ग्रोथ काफी लंपी होता है। तो मैं कहूंगा कि कोचिन शिपयार्ड भी डाउन है, भारत इलेक्ट्रॉनिक भी Q1 के नंबर्स थोड़े से डिसअपॉइंटिंग थे। लेकिन एनुअल कमेंट्री जो उनकी आई है वो बहुत ही स्ट्रांग है। उन्होंने कहा है कि सेकंड और थर्ड और फोर्थ क्वार्टर में वो ग्रोथ को रिकूप करेंगे, प्लस 75-80 हजार करोड़ की ऑर्डर बुक है, कंपनी कर्जा मुक्त है। वही मैं कहूंगा कोचिन शिपयार्ड के लिए भी, मरीन सेक्टर में इनके पास करीबन 4,000 करोड़ के ऑर्डर्स है। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि ये दो स्टॉक्स पे फोकस करिए, जहां पे अभी ट्रेंड थोड़ा सा डाउन है, बट डेफिनेटली फंडामेंटल्स अच्छे हैं। तो मेरे ख्याल से ये स्ट्रेटेजी इन्वेस्टर्स को यूज करनी चाहिए। मतलब आपके हिसाब से पीएसयू डिफेंस पे ही फोकस करें, और जो पिटे हुए हैं प्राइवेट पे नहीं, चाहे वो पिटे भी हों? नहीं, बिल्कुल देखिए, क्योंकि ज्यादातर डिफेंस का बिजनेस जो होता है संदीप, वो सरकारी पीएसयू डिफेंस कंपनीज को ही मिलता है। और जी। उनका शेयर ओवरऑल डिफेंस के बजट में काफी ज्यादा है। स्पेशली गवर्नमेंट रिलेटेड जो डिफेंस के जो प्रोग्राम्स है, वहां पे आप देखोगे कि सरकारी कंपनी जैसे बीईएल है, उसके बाद हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स है, कोचिन शिपयार्ड है, उनको डेफिनेटली लार्जर मार्केट शेयर वहां पे मिलता है। ठीक है। महेश सर, कल्याण ज्वेलर्स पे मुझे आपकी राय चाहिए। इनके जो नंबर्स आए हैं ना, उसके बाद मार्जिन्स का थोड़ा सा इशू था जिस वजह से स्टॉक गिरा था, लेकिन उससे नंबर से पहले बहुत अच्छा रनअप ये दिखा चुका है, काफ़ी बढ़िया मूव आ चुका है। इसको एक महीने का चार्ट कर देंगे तो समझ आ जाएगी। आज क्या हुआ सर, एक जेफरीज की रिपोर्ट आई, उन्होंने कवरेज इनिशिएट करी है 830 रुपये के प्राइस टारगेट के साथ, जो कि कल की क्लोजिंग यानी गुरुवार की क्लोजिंग से देखें तो 40% का अपसाइड है। ये कह रहे हैं सर कि कंपनी ने एक डिफरेंशिएटेड बिजनेस मॉडल तैयार कर लिया है, कि बाकी जो आसपास के ज्वेलर्स हैं उनको भी ये बढ़िया नेटवर्क इन्होंने अपना बना लिया है। इससे होगा क्या, आने वाले कुछ वर्षों में इनका जो मार्केट शेयर गेन करने का जो एक सिलसिला है वो आगे भी कंटिन्यू रह सकता है, जो कि सबसे बढ़िया बात इनको लग रही है इस कंपनी को लेकर। 830 रुपये का टारगेट सर, आपको भी पॉसिबल लगता है? जिस तरह की अपसाइड हो चुकी है, थकता हुआ नजर तो नहीं आएगा? क्या इन लेवल्स पे भी ऐड कर सकते हैं? नहीं, ये लेवल पे ऐड करने की सलाह फिलहाल तो नहीं है, क्योंकि लोअर लेवल में से काफी अपसाइड, सिग्निफिकेंट अपसाइड ऑलरेडी ले चुका है। नंबर भी थोड़े म्यूटेड आए थे, हालांकि अपसाइड है, लेकिन इतनी जल्दी एक साथ में बढ़ना थोड़ा सा रिस्की लग रहा है। तो कोई भी डिप आती है तो वहां पे खरीदारी। अभी 2 दिन पहले ये 560 की रेंज में 565 तक की देके गया था, अब वहां से एकदम जंप लिया है। रिपोर्ट ठीक है, बट लोअर लेवल में ही खरीदारी करना ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है। महेश सर, कुछ स्टॉक्स और हैं जो कि काफ़ी एक्टिव हैं आज के सेशन में। उसमें एक नंबर्स के बेसिस पर लुपिन, सीमेंस एनर्जी और ब्रिटानिया, इनके नंबर्स पे मुझे राय चाहिए। सीमेंस के नंबर तो अनुमान से काफ़ी बेटर आए हैं, हालांकि ब्रिटानिया में अगर आप देखेंगे तो मुनाफे का नंबर उस हिसाब से नहीं आया जैसा बाजार मान के चल रहा था। बिड्डा भी नीचे आ गया और मार्जिन में भी हमने देखा कि वैसी बढ़त नहीं हुई जैसा बाजार मान के चल रहा था। तो सीमेंस तो नंबर्स के ऊपर काफ़ी पॉजिटिवली रिएक्ट करता हुआ दिख रहा है। ब्रिटानिया और लुपिन, इसमें क्या करना है सर नंबर्स के बाद? देखिए, ब्रिटानिया के नंबर जो है बिलो थोड़े वीक ही आए हैं, तो मेरे हिसाब से ब्रिटानिया में कुछ ज्यादा ध्यान दे, अभी फिलहाल ध्यान देने जैसा है नहीं, क्योंकि अपसाइड मुझे नहीं लगता कि अभी भी कोई रीजन की वजह से अब ज्यादा अपसाइड देखने को मिलेगी। तो वहां पे ध्यान बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि नंबर वीक ही आने थे, जो एक्सपेक्टेशन थी वो भी वीक ही थी, और डिलीवर भी थोड़े वीक ही हुए। और जहाँ तक बात करें लुपिन की, तो लुपिन के अंदर अगर कोई भी सिग्निफिकेंट डिप मिलता है किसी कारणवश, तो वहां पे बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे 2600 2650। ये रेंज अपर साइड में अपने को देखने को मिल सकती है। तो लुपिन में ध्यान जो है वो तेजी का बना हुआ। ब्रिटानिया के अंदर ध्यान जो है वैसे थोड़ा और वीक है। कोई भी अपसाइड मिलता है तो एग्जिट करने का ट्राई करिए। लोअर मिलेगा तब उसको वापस से देखेंगे कि भाई वापस से रिव्यू 5200 5250, ये रेंज अगर आती है तो फिर उसको वापस से रिव्यू करेंगे।
चलिए ठीक है, ओके। तो 2600 से 2650 तक लुपिन जाता हुआ नज़र आ सकता है। ब्रिटानिया में अगर आप चाहें तो एक बार एग्जिट कीजिए, नीचे में दोबारा मिले तो आप वहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं। अगर 5000 के आसपास की रेंज में मिले, 2400 के आसपास फिलहाल लुपिन है। नंबर्स के बाद आप देखिए आधे % के आसपास का रिएक्शन है। 2600 से 2650 की रेंज है जहाँ तक आपको लुपिन जाता हुआ नज़र आ सकता है। बहुत शुक्रिया आपका महेश सर, अपना कीमती समय आज हमारे साथ शेयर करने के लिए। जिन भी स्टॉक्स पर चर्चा हुई है सर, उनमें कोई डिस्क्लेमर? नहीं, जो भी स्टॉक डिस्कस किए अपन ने कंपनी के क्लाइंट के पास में हो सकते हैं, मेरा स्पेसिफिक पर्सनल कोई पोजीशन नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका सर, एंड विश यू अ वेरी गुड डे सर। थैंक यू सो मच।